हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 2019 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इग्नू ने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। जैसे कि मैंने उस पर आपके साथ वीडियो भी अपलोड करा है, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रखा है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको इन 5 डेज में रिवीजन करना है, किस तरीके से हमारे रिवीजन पैकेज के थ्रू आपको स्टडी करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लेना है और आपके एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और टेक्निकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपके एडमिट कार्ड में हर एक चीज़ से, स्पेलिंग वगैरह से लेकर, तो आप यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको क्रैश कोर्स और रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिस पर हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कंटेंट्स आपको एग्जामिनेशन में 50 में से 30 से 35, ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको 100% पासिंग गारंटी वाला कंटेंट रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। कि मैंने आपके साथ शेयर करा रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 10 फुल सिलेबस रिवीजन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप रेगुलर इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेंगे आपके लिए। और जो ये नोट्स है काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट वहीं पर समझ में आ जाते हैं। देन उसके बाद 1500 प्लस एमसीक्यूज 1 डे रिवीजन पीडीएफ। आप इस एमसीक्यूज को सिर्फ एक ही दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट, इस रिवीजन पीडीएफ से आप इसका फायदा उठा सकते हो, जिसमें आपके इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर साल आपको 10 to 15 जो क्वेश्चन है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो हर साल रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो काफी हेल्प मिलेंगे आपको इस पीडीएफ से। तो ये जो हमारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। सो काफी कम प्राइस में हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत कम डेज रिमेनिंग है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हमको अच्छे तरीके से बहुत तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर हमारा शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। रिवीजन पैकेज को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के परचेस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन नहीं है। अब रिसर्च में दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकेंड होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनकी कन्वीनियंस, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। और जिसकी वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस नहीं होता है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है। आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से, जो कि पॉपुलेशन
होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है उसमें से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। सो वो होती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है, बट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है, जिसमें आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेते हो। देन उस पर होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उस ग्रुप से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो। देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप हो गई, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें रिसर्चर के पास जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रुप्स में होती है। सो रिसर्चर जो ग्रुप्स होता है रिसर्चर के पास वो होमोजीनियस होता है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हेट्रोजीनियस होता है और क्लस्टर सैम्पलिंग में होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस ग्रुप को रिसर्चर अगेन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उस ग्रुप को एज इट इज सिलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप का मेथड होती है, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे इस फिगर में आपको देखना है, यहाँ पर रिसर्चर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सारे लोग हैं, मेल है फीमेल्स है, बट रिसर्चर को यहाँ पर स्टडी करना है मेल्स पर, मेल ऐसे जिनकी एज अबव 40 है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के अपने जजमेंट के बेसिस पर रिसर्चर को लगेगा कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, तो मैं अपने पॉपुलेशन में से इन मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगा और वो रिसर्चर का सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर इन लोगों पर रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है आपकी कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप नहीं होती है, बल्कि कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर अकर्स इफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब एरर क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो रिसर्चर अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में रिसर्चर से समटाइम्स कोई मिस्टेक हो जाती है, उसी मिस्टेक्स को एरर कहते हैं। अब एरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और सेकंड होता है टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर कब होता है, तो आपको ये डायग्राम याद रखनी है। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होता क्या है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो, तो वो हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होगा, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तब हो जाएगा आपका ये टाइप 2 एरर। सो रिमेंबर टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, तब होगा आपका वो टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस रिलेट्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस किस ऑप्शन से रिलेट करता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मींस टेम्पररी स्टेटमेंट, थोड़े देर के लिए रिसर्चर मान लेते हैं कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को हम जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे हम टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सो हाइपोथेसिस किससे रिलेट कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा है वेरिएबल टू वेरिएबल, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होंगी तो उसको रिसर्चर टेस्ट ही क्यों करेंगे।
ओके, सो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. हाइपोथेसिस रिलेट्स विद वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following referencing style is used by researcher in writing research papers and thesis? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी स्टाइल होती है जो रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर या फिर थीसिस लिखने के टाइम यूज करते हैं. सो रिसर्चर को अपने रिसर्च पेपर में एक स्टाइल फॉलो करनी होती है, एक रूल होता है जिसके थ्रू रिसर्चर को एक स्टाइल चूज करना होता है और उस स्टाइल में अपने रिसर्च पेपर में अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है. सो ये स्टाइल और रूल क्यों फॉलो करते हैं, जिससे रिसर्चर को आइडिया लग जाएगा कि कितनी मार्जिन छोड़नी है, कितनी मार्जिन से उनको लिखना है, वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होने चाहिए, कहाँ पर डायग्राम, कहाँ पर फिगर्स आने चाहिए. सो ये सारी आइडिया उनको लग जाती है. सो जनरली रिसर्च पेपर्स और थीसिस में जो लिखा जाता है कंटेंट वो हो जाता है आपका APA स्टाइल में, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, APA स्टाइल. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट. तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू कहाँ लाई करती है, किस वैल्यूज के बीच में लाई करती है, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर, कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे कहते हैं हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है कोरिलेशनल रिसर्च में वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड है. और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशनल रिसर्च में +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे. और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है कोरिलेशनल रिसर्च में, सो कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा. सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0. तो आपको याद रखना है तो कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर -1 है, दैट मींस आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड है. अगर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है तो आपके वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे. अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होंगे, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज जो कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, डैश refers to inferring about the whole population based on the observation made on a small part. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा इन्फेरेंस होगा जिसमें आप पॉपुलेशन के एक स्मॉल पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो और उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो वो कौन सा इन्फेरेंस होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर, इन्फेरेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इंडक्टिव इन्फेरेंस एंड सेकेंड होता है डिडक्टिव इन्फेरेंस. इंडक्टिव इन्फेरेंस क्या होता है, आप आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड उस पर्टिकुलर टॉपिक को और उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो. तो ऐसे ही आपने, जैसे हमें क्वेश्चन में भी ऐसा ही गिवन है कि एक स्मॉल पार्ट है पॉपुलेशन के, एक स्मॉल पार्ट को आपने ऑब्जर्व किया एंड देन उसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया, मतलब आपने आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक जनरल थ्योरी दी. तो ये आपका आ जाएगा इंडक्टिव इन्फेरेंस में. अब डिडक्टिव इन्फेरेंस क्या होता है, आपके पास डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, आपके पास थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी एंड देन उस पर बेस्ड आपको कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करना होता है. तो वो हो जाएगा आपका डिडक्टिव इन्फेरेंस. सो फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपने पॉपुलेशन के स्मॉल पार्ट को ऑब्जर्व किया एंड आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड आपने उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया, उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जो कि आपकी थियोरी थी. सो वो आपकी हो जाएगी इंडक्टिव इन्फेरेंस. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडक्टिव इन्फेरेंस. नेक्स्ट, could be used to test population mean when population standard deviation is known though sample size is small. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और उस पॉपुलेशन की साइज जो है वो स्मॉल है.
और सॉरी उस सैंपल की जो साइज है वो स्मॉल है। सो उस टाइम पर आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट गिवन है, टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। तो टी टेस्ट और जी टेस्ट आप पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए, पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका दो ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, टी और जी टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो नोन है। सो इस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे? सो इस टेबल के थ्रू हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सैंपल का साइज है वो स्मॉल है। सो इस सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है। तो यहाँ पर हमको ग्रेटर देन 30 नहीं गिवन है, स्मॉल है। सो हम इस साइड पर मूव करेंगे। सो यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसके हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी, अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे? जी टेस्ट। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन होता तो आप उस केस में टी टेस्ट यूज करते हो। बस इस केस में हमें क्या गिवन है कि आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है, मतलब 30 से कम है। आपका सैंपल साइज 30 से कम है और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपको नोन है। सो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जी टेस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग एरर? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जिसमें जो आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो होता है आपका सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जो रिसर्चर से सर्विस के थ्रू होती है, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पर होती है, या फिर सैंपल्स लेते टाइम पर रिसर्चर से कोई मिस्टेक्स हो जाती है। जब रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक हो जाती है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एरर एट द टाइम ऑफ कोडिंग एंड टैबुलेशन। तो एरर ऐसे टाइम पर जब कोडिंग और टैबुलेशन, मतलब रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिल गई रिस्पोंडेंट से और रिसर्चर अपने टेबल फॉर्म में और रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, तो उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक्स हो रही है, तो ये एरर आपका नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल है। देन ऑप्शन बी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट। सो रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये सर्विस के थ्रू हो जाएगा। रिसर्चर सर्विस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट्स ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये भी आपका नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सैम्पलिंग फ्रेम एरर। सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है? पहले तो सैम्पलिंग एरर आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? क्या रिसर्चर अपने रिसर्च में एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और इस लिस्ट का यूज करते हुए रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो रिसर्चर जब सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं पॉपुलेशन की, उस टाइम पर रिसर्चर से कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसर्चर फिल कर देंगे लिस्ट में। सो ये एरर, ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर का होगा क्योंकि ये रिसर्चर से हो रही है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैंपल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे सैंपल जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सो ये आपके आएंगी सैम्पलिंग एरर में। सो ये ऑप्शन डी आपका सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज सैम्पलिंग एरर ही होता है कि आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड इन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं और एनालाइज करते हैं। तो वो टूल होता है आपका एक्सेल। एक्सेल में आप डेटा को मैनेज करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो। तो यहाँ पर आपका एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। देन एसपीएसएस। एसपीएसएस क्या होता है? एसपीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर
सोशल साइंस। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का टूल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एसएएस। एसएएस ये भी स्टैटिस्टिकल डेटा मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, बट ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का टूल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटलुक। आउटलुक ये क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब मेल है, जिसके थ्रू आप मेल सेंड कर सकते हो, मेल चेक कर सकते हो। तो ये भी आपका ये टूल नहीं है जिसमें आप डेटा मैनेज कर सकते हो और एनालाइज करते हो, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सेल। नेक्स्ट, डैश इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सोर्स होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। मीन्स आप ये गेस कर सकते हो कि आपके पेपर में प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है। सो यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपको इन दोनों डेटा में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऐसी चीज और ऐसा सोर्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है मेमोइर्स। मेमोइर्स क्या होता है, जिसमें बायोग्राफिस प्रेजेंट हो। बायोग्राफिस अगेन जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है, मीन्स मेमोइर्स भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा, नॉट इन प्राइमरी। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स जिसके थ्रू आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, विच कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Good luck with your preparations and press the bell icon to never miss any updates.